दोस्तों, अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए होता है फिगर आउट करना कि हजारों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे में अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि हमारे बड़े इन्वेस्टर्स किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज है और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की क्या उनकी साइकोलॉजी है ओवरऑल, तो हमारे लिए एनालिसिस करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फंडामेंटली साउंड कंपनियां क्या होती हैं जानना चाहते हैं, तो दो स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बड़े इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो को। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से। तो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आशीष धवन जी जो हमारे हैं, उनका ओवरऑल नेटवर्थ का चार्ट। अब ध्यान दीजिए, तो 2018 में 525 करोड़ का नेटवर्थ था और रिसेंटली देखें तो करीब करीब 4400 करोड़ का नेटवर्थ था सितंबर 2024 में। उसके बाद से मार्केट में गिरावट आई है, मार्केट हालांकि थोड़ा सा रिकवर किया है, बट यहाँ पे देखें तो रीसेंट हाई से यहाँ पे करीब करीब 16% के आसपास की नेटवर्थ में इनके गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन्होंने कौन से स्टॉक्स में बाइंग की है रिसेंटली, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग की है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है जिनमें इन्होंने 0.11% के आसपास स्टेक बढ़ाया है और इनकी पोर्टफोलियो में देखें तो आमतौर पे वही स्टॉक्स हैं जो कि पहले हुआ करते थे। ग्लेनमार्क है, डिश टीवी है, एजीआई ग्रीन पैक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स है। अब यहाँ पे इनकी ओवरऑल नेटवर्थ एज पर ट्रेंड लाइन पे ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, किसी तरह का पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 2800 करोड़ रुपए के आसपास है। अब ध्यान दीजिए, तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कि 700 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कि 90 करोड़, मात्र 87 करोड़। अब देखें डिजिटाइड सॉल्यूशंस लिमिटेड, अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। 91 करोड़, 2800 में से 91 करोड़ कितना परसेंट होता है ओवरऑल नेटवर्थ का या पोर्टफोलियो का। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा जिसकी की इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं है, हम उसको फिलहाल यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल 2800 करोड़ में केवल 90 करोड़ कितना परसेंट होता है पोर्टफोलियो का, आप ये बताइए, फिर आपको आगे समझ में आएगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिजिटाइड का अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस डोमेन में है, इनका बिजनेस डोमेन क्या है, आने वाले समय में इस बिजनेस में क्या ग्रोथ का स्कोप है। सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है कि इन एंड अराउंड क्लाउड सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंपनी क्वेस हुआ करती थी, इन्होंने यहाँ पे नाम चेंज करके डिजिटाइड कर दिया रिसेंटली, बट मोर ओवर इसका बिजनेस सेगमेंट मैटर करता है, कंपनी का बिजनेस सेगमेंट मैटर करता है कहीं भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते समय। अब जो हमारे आशीष धवन जी हैं, राइट, इन्होंने फंडामेंटल्स तो देखे ही होंगे, साथ ही साथ इन्होंने फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव जरूर से जरूर स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स पे एक नजर डाल लेते हैं। Q1 FY 2026 क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू ग्रोथ है 0.4% है, ईबिटा यहाँ पे 11% है ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे करीब करीब 1.3% है और हाफ ईयरली का डाटा देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है बट ओवरऑल देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान दें तो इनका जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब करीब -47% के आसपास है। तो हम अपनी वीडियोस में कहते हैं कि ऐसी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जिनमें कि रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा हो ईयर ऑन ईयर, जिनमें की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो रही हो ईयर ऑन ईयर, बट यहाँ तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी 40% डिप होते हुए दिखाई दी है। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का आशीष धवन जी का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें अपने आप से पूछना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो करीब करीब 2800 करोड़ रुपए के आसपास का नेटवर्थ है, जिसमें से मात्र 90 करोड़ रुपए के आसपास इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब 2800 करोड़ का 90 करोड़ कितना होता है,
सिंपल सा एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 90 2800 का कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे 3%। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में भले ही हमें बिजनेस में ग्रोथ दिख रही हो, लेकिन पोर्टफोलियो साइज हमारा मैटर करता है, और पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से उन कंपनियों में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ये मैटर करता है। तो यहाँ पर 2-3% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आशीष धवन जी ने नहीं कर रखा है, इस बात को लेके हमें चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो प्रमोटर्स जून 2025 में करीब करीब 56% के आसपास थे, सितंबर में भी वही है। यहाँ पे देखें तो थोड़े बहुत DIIs एंड FIIs इधर उधर शफलिंग करते हुए दिखाई दिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल्स तो मैटर करते हैं, साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है ये मैटर करता है, एंड बिजनेस ग्रोथ पर्सपेक्टिव हमारे लिए मैटर करता है। लेकिन इसके बावजूद पोर्टफोलियो का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करता है वो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम मुकुल अग्रवाल जी की पोर्टफोलियो। तो मुकुल अग्रवाल जी का बहुत ज्यादा यहाँ पे रिडक्शन नहीं हुआ है ओवरऑल नेटवर्थ में। नेटवर्थ यहाँ पे करीब करीब 7,300 करोड़ रुपए के आसपास है। यहाँ पे ये कंपनी आप देख सकते हैं जिनमें कि उन्होंने पोर्टफोलियो साइज अपना इंक्रीज किया है, और ये कंपनियां हैं जिनमें उन्होंने सेलिंग की है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें रिसेंटली इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है या बाइंग की है, जैसे कि IFB इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पे NR अग्रवाल इंडस्ट्रीज हो गई, प्रोटियन गवर्नमेंट टेक हो गई, सोलारियम ग्रीन एनर्जी हो गई। अब ध्यान देंगे तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है, ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें कि गवर्नमेंट का भी फोकस रह रहा है। गवर्नमेंट जिस सेक्टर में इन्वॉल्व हो रही है उस सेक्टर में क्या ग्रोथ का स्कोप होता है, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, यहाँ पे इनकी अदर स्टॉक्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां इन्होंने ऐसी हैं जो कि रिसेंटली उसमें बाइंग की है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो बाइंग क्या है, केवल 16 करोड़, 17 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 40-50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा। और जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 500 करोड़ का, वो कंपनी कौन सी है, ASM टेक्नोलॉजीज। तो आप लोग फंडामेंटल्स देख के बताइए ASM टेक्नोलॉजीज की फंडामेंटली साउंड है या नहीं। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती भी है और फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता भी है, तो भी पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम राकेश झुनझुनवाला जी की पोर्टफोलियो, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी की पोर्टफोलियो में यहाँ पे देखें तो करीब करीब 63,000 करोड़ रुपए के आसपास नेटवर्थ है। रिसेंटली इन स्टॉक्स में इन्होंने बाइंग की है और वाटेक वाबाग में इन्होंने सेलिंग की है। अब यहाँ पे इनकी अगर अब ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें तो दो कंपनियां फेडरल बैंक और टाइटन, जिनमें इन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पे बाइंग की है, थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, और ये सभी कंपनियां आप देख सकते हैं जिनमें कि ऑलरेडी ये शेयर्स होल्ड करते हैं। अब ध्यान देंगे तो 1 नहीं 2 नहीं 5 10 नहीं 30 35 40 इवन 50 से भी ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो साइज कितना होना चाहिए ये मैटर करता है, पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने होने चाहिए ये भी मैटर करता है। हम जो बिगिनर्स होते हैं जनरली 5-10 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो 100 200 इवन 300 की स्टॉक्स की पोर्टफोलियो भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही साथ राधा किशन दमानी जी का अगर हम देखें तो करीब करीब 1,78,000 करोड़ के आसपास इनका नेटवर्थ है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके मोस्टली ट्रेंड, 3M, एपटेक, BF यूटिलिटीज, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, सुंदरम फाइनेंस, VST इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड बेवरेजेस, इन सभी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आते हैं विजय केडिया जी की नेटवर्थ पर। तो विजय केडिया जी देखें तो 1896 करोड़ रुपए के आसपास दिसंबर 2024 में था इनका, और करंटली देखें तो 1220 करोड़ रुपए के आसपास। तो इनका चेहरा मुस्कुराता हुआ हमेशा रहता है, चाहे इनकी पोर्टफोलियो 600 करोड़ नेगेटिव हो चुकी हो। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 600 करोड़ नेगेटिव मतलब कि जरूरी नहीं कि इनकी स्टॉक्स में गिरावट हुई है इस वजह से हुआ है। ये लोग क्या करते हैं कि चर्निंग करते रहते हैं पोर्टफोलियो की, यानी कि स्टॉक्स को बाई किया, कुछ सर्टेन स्टॉक्स में इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी तो उसको सेल किया, प्रॉफिट बुक किया, और इस वजह से भी नेटवर्थ इनकी गिर सकती है। ऐसा नहीं कि 600 करोड़ का इनको लॉस हो गया, ऐसा नहीं कि इनकी पोर्टफोलियो में 600 करोड़ की गिरावट आ गई, ये ओवरऑल नेटवर्थ का चार्ट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लोबल वेक्ट्रा हेलिकॉप्टर में इन्होंने
बाइंग की है और साथ ही साथ यहाँ पे 2-3 कंपनी आप देख सकते हैं जिनमें कि इन्होंने सेलिंग की है। अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड में 2.5% का रिडक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 2 कंपनियां हैं, एथार्थ और टेकडी साइबर सिक्योरिटी, जिनमें कि इन्होंने बाइंग की और मात्र 74 करोड़ 28 करोड़ 74 करोड़ 28 करोड़ पोर्टफोलियो का साइज के हिसाब से कितना परसेंटेज हुआ, कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पे पोर्टफोलियो साइज मैटर करता है। पोर्टफोलियो साइज के हिसाब से कौन सी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो अतुल ऑटो, एल्कॉन, महिंद्रा रिसोर्ट्स, न्यूलैंड, रेप्रो, सुदर्शन केमिकल्स, वैभव ग्लोबल, इनका बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है। तो इन सब कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे IFB इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल में। IFB इंडस्ट्रीज किसके पास है, हमने जिनके बारे में डिस्कशंस किए किसके पास है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रमोटर्स यहाँ पे देखिए IFB इंडस्ट्रीज में तो 2022 दिसंबर में 75% के आसपास थे। यहाँ पे केवल और केवल 5% के आसपास FIIs एंड DIs थे, 20% यहाँ पे पब्लिक थी। अब ध्यान देते हैं कि प्रमोटर्स हमारे क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स ने एक भी शेयर निकाला नहीं है और यहाँ पे हम देखें तो जो हमारे पब्लिक है वो धीरे धीरे निकलती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक केवल 17% है, 7% के आसपास यहाँ पे FIIs एंड DIs हो चुके हैं और प्रमोटर्स हमारे वहीं के वहीं हैं। तो प्रमोटर्स अगर 3-4 सालों तक शेयर नहीं सेल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। सीधा सीधा मतलब है कि भाई प्रमोटर्स को समझ में आता है कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ पाथ पे है और ऐसे में वो इंटैक्ट करके रखते हैं अपनी होल्डिंग को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड क्या रह रहा है IFB इंडस्ट्रीज का। मार्च 2024 में 1000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, ये 2020 आते आते 2500 करोड़ का हुआ, 2021 में 2700 करोड़ का। तो इसमें आपको ग्रोथ दिख रही है, राइट, सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। आप देखिए 5000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे करंट ईयर में सेल्स हो चुका है। लेकिन जो इनके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेल्स इनके बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे 68 करोड़ का 2017 में प्रॉफिटेबिलिटी था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जस्ट डबल हो पाया है। लेकिन सेल्स यहाँ पे देखें तो करीब करीब 3 गुना बढ़ चुका है। सेल्स 3 गुना बढ़ा और प्रॉफिटेबिलिटी जस्ट 2 गुना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है जो कि कंपनी के ओवरऑल सेल्स बढ़ने के बावजूद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर नहीं पा रहा है। तो बिजनेस तो मैटर करता है, बिजनेस के साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि उस बिजनेस में कहीं कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं करने पड़ रही है कंपनी को। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट उसको बनाना है, उसके बाद बेचना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने होते हैं उसको, उसमें ही अगर उसको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जा रहा है तो एक्सपेंसेस भी उसके उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा कंपनी की सेल्स के साथ एक्सपेंसेस पे भी हमें ध्यान दे के चलना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात IFB इंडस्ट्रीज का देखिए। अब लाइव प्राइसेस, करंट प्राइसेस, पिछले 3 महीने के प्राइसेस ऑब्वियसली एज पर सेबी रेगुलेशंस हम नहीं दिखा रहे हैं, बट हम ये जो दिखा सकते हैं उससे आपको समझा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए चार्ट पैटर्न, यहाँ पे एक हाई बनाया था, फिर एक लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक नया लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर एक नया लो, फिर एक उसी हाई के आसपास हाई बनाया, फिर एक नया लो बनाया, फिर एक नया हाई बनाया, यहाँ पे एक नया लो बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ये आगे बढ़ता है, भले ही सेल्स में ग्रोथ होने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी में वैसे ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखिए शेयर प्राइस का, तो हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न बना के चलता है। तो स्टॉक मार्केट में ये सब इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें मिलके जो एक श्रृंखला बनती है, इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर ही डिसीजन मेकिंग की जाती है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। और अगर करना भी है तो पोर्टफोलियो अगर 100 रुपए की है तो उसमें क्या 2 रुपए ही करना है या 20 रुपए करना है। 2 रुपए 100 रुपए में ऐसी कंपनियों में किया जाता है जिसमें कि बिजनेस में ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, और 20 रुपए ऐसी कंपनियों में किया जाता है जिनमें कि ग्रोथ तो है, एक्सेलरेटिंग फेज में रहती है कंपनी, यानी कि ग्रोथ अपने आप को प्रूव कर चुकी है और कंपनी ग्रोथ पाथ पर देखने को मिल रही होती है। तो आई थिंक इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। यहाँ पे इस वीडियो में सीखने को मिली है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारी कम्युनिटी को थोड़े से एक्सपेंसेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।